तो आज JCERT रांची के द्वारा मैट्रिक झारखंड बोर्ड मैट्रिक का मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया गया है और ग्रुप पर इसको अपलोड कर दिया गया है। तो आज हम चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय का जो मॉडल क्वेश्चन तैयार किया गया है उसका आज हम विश्लेषण करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं देखें कि क्लास 10 सोशल साइंस के फुल मार्क्स जो होंगे आपके 80 नंबर के होंगे और परीक्षा सदन में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें यह बतलाया गया है कि कितने मॉडल प्रश्न में कितने आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितने सब्जेक्टिव रहेंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो आप देखें कि ग्रुप ए यानी खंड ए में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है आपको और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 निर्धारित किया गया है। अब खंड बी में हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 निर्धारित किया गया है। खंड सी इसमें है कि 39 से 46 के बीच में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक खंड का है ना 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब खंड डी की चर्चा हम करें तो 47 से 52 के बीच में आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपको समझना चाहिए कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनका उत्तर आपको बहुत लंबा लिखना होगा। तो सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सर्वप्रथम आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन करते हैं। खंड ए सेक्शन का 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। 30 प्रश्न का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, आपको बहुत सहायता मिलेगा इसके लिए। तो हम देख रहे हैं, देखिए पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई। बच्चे आपने पढ़े होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। अब से पहला चैप्टर इतिहास में है जो यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें फ्रांसीसी क्रांति जो है। तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो हुई थी हमारा, वो कहाँ पर हुई थी? फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपको देखना है कि लौह और रक्त की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, हिंद स्वराज। तीसरा प्रश्न मेरा हो जाएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा था, यानी हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया। तो ये आपको समझना है कि आपको पढ़ाया भी गया है, आप जानते भी हैं। तो इसको किसने लिखा था? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो मेरा प्रश्न बच्चों होगा महात्मा गांधी। ठीक है, आप समझ गए होंगे हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। बहुत जगह प्रश्न आते हैं, बहुत कंपटीशन आते हैं, आपके 10 बोर्ड में भी कई बार पूछे गए हैं। तो फिर से ये मॉडल सेट में तैयार किया गया है इसको। अब देखना है हमें कि कूर जालियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था, यानी कूर सब छोड़ दिया जाए तो आप स्पष्ट देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा है कि कूर जालियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था। तो आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पर, अमृतसर, लाहौर, मेरठ, दिल्ली। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा?
अमृतसर। क्या आंसर होगा? अमृतसर होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 5वां नंबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना होगा सबको कि सिल्क रूट का क्या अर्थ है। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग, आप पढ़े होंगे रेशम मार्ग क्या क्या रूट है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क, भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क, चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क, एशिया को यूरोप एवं दक्षिण अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग का ऑप्शन, ये आंसर होगा। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क था, इसे सिल्क रूट कहा गया था। अब हम देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन है ये आपका हमारा, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? देखिए आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक मंदी की शुरुआत में 3 ऑप्शन है, 1933, 1932, 1929, 1931। लेकिन इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा 1929। कब हुआ था आर्थिक मंदी की शुरुआत? अमेरिका में आपने देखा होगा कि वहाँ का शेयर बाजार जो है वो गिर गया था, डैमेज हो गया था, और पूरे अमेरिका में, पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हो गया था। अब देखना मुझे 7वां प्रश्न है मेरा कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? आपने पढ़ा होगा कि आलू उत्पादन नहीं होने से कारण वहाँ के कई लोग, लाखों लोग मारे गए थे। तो आपने देखा होगा, इस पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इंग्लैंड, ए में इंग्लैंड दिया हुआ है, बी में आयरलैंड दिया हुआ है, सी में स्पेन दिया हुआ है, और डी में अमेरिका दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा बी, आयरलैंड में। इसका आंसर होगा बी, आयरलैंड में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आयरलैंड। आलू अकाल यहीं पर हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया था? आप जब चैप्टर पढ़ेंगे मुद्रण संस्कृति, लास्ट चैप्टर इतिहास का आपका है मुद्रण संस्कृति, तो आप वहाँ पढ़ेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने लगाया था। किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने लगाया था। मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? मोटे कपास यानी मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, क्वेश्चन है, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों भारत से। आपको पता होना चाहिए भारत कपास उत्पादन में उन्नत और अग्रणी राष्ट्रों में से एक आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। अब हम देखते हैं, ये ज्योग्राफी से प्रश्न है, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता पाई जाती है? क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका बेहतरीन उदाहरण है आपका लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में इसलिए होता है बच्चों कि आयरन ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ये प्रश्न पूछा है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो किस मिट्टी में होती है? लाल मिट्टी में होता है। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? ये प्रश्न है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा लंबा है, इसको समझना है हमें। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, पहला ऑप्शन है। बी है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खादों के फसल का उत्पादन। सी है हरित क्रांति, और डी है पेड़ों को उगाना। अब देखिए इसका आंसर आपको क्या आएगा? इसका ऑप्शन आएगा आपको सी,
बी आएगा। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के उत्पादन। टिहरी उन्हें उत्तराखंड में पड़ता है जहाँ चिपको आंदोलन हुआ था। उस एरिया में वहाँ के किसानों द्वारा ऐसे प्रयोग करने का प्रयास किया गया कि रासायनिक खाद को ख़त्म किया जाए, रासायनिक खाद पर निर्भरता नहीं रखा जाए और हमें पारंपरिक तरीके से अपने फसल उत्पादन को अच्छा किया जाए। इसके लिए किसानों के द्वारा बिना रासायनिक खाद के उत्पादन, यही ऑप्शन सही होगा। अब है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। धरातल का कितना भाग जल से ढका, आप देखें कि 100% में आप देखे होंगे कि 71% पर क्या है, जल है। तो 71 यानी कितना होगा, 3/4 होगा ना। तो आंसर इसका क्या होगा, 3/4। चलिए 3/4 जल है। तीन चौथाई है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। रेशा आप देखेंगे प्राकृतिक रेशा होता है, कृत्रिम रेशा होता है। आप समझ रहे हैं रेशा क्या है, ज्योग्राफी का विषय है, ये ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो इसमें आपको देखना है बच्चों कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा बच्चों जूट को कहा जाता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में होता है। जूट होता है कि जूट एक पौधा है, वनस्पतिक फसल है, उसको काट के पानी में सड़ाया जाता है। सड़ने कुछ दिन रखने सड़ने पर रेशा और छिलका अलग हो जाता है और उससे अच्छे जूट को तैयार किया जाता है। अब देखना है मुझे, नेक्स्ट प्रश्न मेरा है कि इनमें से पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, यानी पवन ऊर्जा महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। कई देशों में है, लेकिन सबसे अधिक जो पवन शक्ति यानी हवा से पवन से जो सर्वाधिक बिजली तैयार किया जाता है वो मेरा है चीन। तो क्या है, चीन है। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत का एकमात्र राज्य है बच्चों जहां पर जूट उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। लेकिन पहले जो पश्चिम बंगाल था, पहले भारत जब एक होता था, भारत और बांग्लादेश से था, बंटवारा नहीं हुआ था, उसमें पूरे बांग्लादेश और भारत में जूट उत्पादन बड़ा उत्तम था। लेकिन आज़ादी के बाद बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल हो गया और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो सबसे बड़ा लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बच्चों वो मेरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। लेकिन अभी इसका नाम बदल दिया गया है, इसका राजमार्ग NH कर दिया गया है, NH कर दिया है 44 दे दिया गया है। यह राजमार्ग जो मेरा है, यह राजमार्ग NH कर दिया गया है, इसका नाम NH 44 कर दिया। यह कन्याकुमारी से लेकर रामेश्वर तक जाती है। कहाँ, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, जम्मू तक जाती है, यानी ये सबसे बड़ा है। नाम चेंज हो गया इसका राष्ट्रीय राजमार्ग कितना नंबर हो गया अभी, इसका 44 हो गया। अब ये 7 के नाम से नहीं जाना जाता है। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है। श्रीलंका के बहुसंख्यक कौन है। श्रीलंका के बहुसंख्यक कौन है ये देखना होगा। तमिल, सीली, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ सीली और बौद्ध 2 जातियाँ हैं वहाँ पर, तमिल और सीली जाति हैं। तो बहुसंख्यक कौन सी है, सीली है। वहाँ पर जातीय संघर्ष की स्थिति देखा गया सत्ता के साझेदारी में, तो सीली जाति हैं। और बौद्ध धर्म मानने वाले सीलियों का धर्म क्या है, बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म है सीलियों का मानने के लिए। और जो हमारे तमिल लोग हैं, इसका धर्म है हिंदू धर्म है। तमिलों का धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म है। तो इस प्रकार से
17वां क्वेश्चन था मेरा, श्रीलंका में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कौन है, तो कौन से हो जाएंगे, सीली हो जाएंगे। अब हम देखते हैं पोखरन भारत के किस राज्य में है। 18 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पोखरन भारत के किस राज्य में है। पोखरन भारत के राजस्थान राज्य में है, आपको पता होना चाहिए। भारत ने कई बार वहाँ से परमाणु परीक्षण भी किए हैं, 2 बार, एक 1975 में और एक 1998 में परमाणु परीक्षण वहाँ पर किए गए हैं। वाजपेयी की सरकार में 1998 में पोखरन में परमाणु परीक्षण किए गए हैं, जिसके कारण भारत पर वैश्विक प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये राज्य हमारे राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। आपको ये पता होनी चाहिए कि भारत में, भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं अभी पर, अभी 12 अनुसूची हैं। लेकिन पहले आज़ादी जब संविधान को लिखा गया था, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय इसमें 8 अनुसूची ही थे। लेकिन वर्तमान में इसमें 12 अनुसूची हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया। किसमें किया गया, 7वीं अनुसूची में किया गया। क्या किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 20 है, भारतीय समाज माना जाता है। भारतीय समाज माना जाता है एक मातृसत्तात्मक समाज, एक पितृसत्तात्मक समाज, एक भ्रातृ समाज, और इनमें से कोई नहीं। आपने लैंगिक समानता का चैप्टर पढ़े होंगे, तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का है, नागरिक शास्त्र विषय में दिया हुआ है। उसमें कहा है कि भारत में किस प्रकार का समाज है, तो भारत में मातृत्व समाज नहीं है, भारत में पितृतात्मक सत्ता का समाज है। इसीलिए इसे कहा गया है, यानी जिस समाज में पिता की प्रधानता यानी पुरुष की प्रधानता होती है, इसे पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 21 में क्या है देखते हैं, भारत किस प्रकार का राज्य है। भारत किस प्रकार का राज्य है। ऑप्शन दिया हुआ, लोकतांत्रिक राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, कल्याणकारी राज्य और उपरोक्त सभी। तो बच्चों हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में इसमें किया गया है, आपने देखा था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अब देखते हैं बामसेफ किसके कल्याण, किसका आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा है कि बामसेफ किसका आंदोलन था। बामसेफ आपको समझना है, ये कांशीराम, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के द्वारा, कांशीराम के द्वारा यह बनाया गया था बामसेफ। और बामसेफ में मुख्य रूप से था कि जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, यानी पिछड़े दलित समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के जो लोग हैं, उनके कर्मचारी जो हैं सरकार में नियुक्त हैं किसी भी राज्य और सरकार में, तो उनके हित और कल्याण के लिए है ना बामसेफ की स्थापना कांशीराम के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सही होगा कर्मचारी, यानी बामसेफ किसका आंदोलन था, कर्मचारियों का। उसमें कौन कर्मचारी थे, जो सरकार के अधीन कार्य कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी थे, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा समुदाय के थे, उनके लिए था ये। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। ये राजनीतिक दल को आप पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में आपका है, तो देखेंगे कि राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका। नहीं, इसे कौन देता है, चुनाव आयोग। राजनीतिक दल को मान्यता देता है चुनाव आयोग। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है। अब देखिए बच्चों, एक दलीय व्यवस्था है कि जहाँ एक राजनीतिक दल है, जहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उसे मल्टीपल पॉलिटिकल कहते हैं या बहुदलीय शासन व्यवस्था वाले देश कहा जाता है। तो भारत में तो बहुत सारे दल हैं, आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ब्रिटेन में भी 2 दल हैं, ये भी नहीं होगा। अमेरिका में भी 2 दल हैं, नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा, चीन। चीन में एक ही दल है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। सिंगल एक दल है, कहाँ पर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में एक ही पार्टी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, चीन होगा। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधक है। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र में की सफलता में क्या बाधक है। गरीबी है, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधक है, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। देखिए, गरीब लोग क्या करते हैं, गरीबी के कारण वो अपने मत का सही उपयोग नहीं करते हैं, मुर्गा शराब पैसा लेकर के गलत व्यक्ति को वोट दे देते हैं, क्योंकि गरीबी है उनके सामने। और मतदान का दुरुपयोग ये भी है, कई बूथ कैप्चरिंग का होता है, डरा धमका कर वोट को प्रभावित किया जाता है और सही लोग को वोट देने नहीं दिया जाता है। अशिक्षा, लोग अशिक्षित हैं, वो अपने मत का वैल्यू को, मूल्य को नहीं समझते हैं और उपयुक्त समय पर उपयुक्त मतदान केंद्र पर जाकर अपने उपयुक्त कैंडिडेट को वोट नहीं दे पाते हैं। यह लोकतंत्र में सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 में यह है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यानी बच्चों, इसमें कहा गया है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो देखिए, यहाँ 4 राज्य दिए हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और केरल। तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो बच्चे सबसे कम है। बिहार साक्षरता के दर में भी नीचे था और बिहार प्रति व्यक्ति आय में भी नीचे है, तो आंसर क्या होगा, बिहार। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था। इसको लागू किया गया था 2006 में। 6 में लागू किया गया था। इसका नाम शुरू में क्या था, इसका नाम शुरू में था नरेगा। क्या था, नरेगा। लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। बाद में कर दिया गया मनरेगा। तो रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, 2006 में लागू किया गया। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा है ये 28 है। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है बच्चे। देखेंगे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। आपको पता होना चाहिए बैंकों का बैंक किसे कहा गया है। बैंकों का बैंक कहा गया है रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI किसको कहा गया है, RBI को कहा गया है। तो RBI क्या करता है, भारत में मुद्रा को जारी करता है। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कागज से बनी मुद्रा को क्या कहते हैं। कागज से बनी मुद्रा को क्या कहते हैं। तो इसे मुद्रा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अक्टूबर 2005, जनवरी 2006,
मार्च 2006 और जुलाई 2007। तो बच्चों इसका आंसर मेरा होगा अक्टूबर 2005। सही आंसर क्या होगा? अक्टूबर 2005। इस प्रकार से आपके कुल 30 प्रश्न समाप्त हो गए। 30 प्रश्न बेजोड़ और लाजवाब थे। सभी प्रश्न शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए हैं, पढ़ाए गए होंगे। जितने भी प्रश्न हैं छूटे नहीं हैं। शिक्षक बड़े सटीक ढंग से इसे पढ़ा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं बच्चों सेक्शन सी, सेक्शन बी देख रहे हैं। सेक्शन बी में आपके क्या है? ये शॉर्ट प्रश्न है। इसका आपको लिख कर जवाब देना है। शॉर्ट प्रश्न है। जैसे देखिए शॉर्ट प्रश्न क्या है आपका कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद दो जगह पढ़े होंगे आप, भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सर्वप्रथम ये बताइए राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? लॉन्ग टाइप के प्रश्न है ये। अब देखिए वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ये भी पढ़े होंगे, लिखाया गया है, आपको जान रहे होंगे। नहीं तो इसका मेहनत कीजिए, आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है? ये सभी प्रश्न आपको लॉन्ग टाइप के प्रश्न है, शॉर्ट टाइप के प्रश्न है। इस पर तैयारी करना है। स्प्रिंग जेनी क्या था? ये कपड़ा काटने की बुनने की तकनीक था। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं? देखिए बच्चे बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इसलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं। यानी यदि कोई बांध बनाएंगे उसके कई प्रयोजन हैं, कई उद्देश्य हैं। जैसे क्या हो जाएगा? मछली पालन, सिंचाई, पर्यटन, है ना, बहुत सारे उद्देश्य हैं। पर्यटन, बिजली उत्पादन, कई उद्देश्य हैं इसके। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो हैं। जन संचार क्या है? ये सारे प्रश्न। लैंगिक समानता किसे कहते हैं? मनरेगा का पूरा नाम लिखने का आता है, महात्मा गांधी, है ना। ये सारे चीज़ आपको देखना है। अब सेक्शन ख में सी में आ गए हैं आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इस पर आपको लिखना है। वर्नाकुल और प्रेक्षक क्या है, इस पर लिखना है। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर करना क्या है। मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? इस बार रेल प्रश्न में भी प्रश्न आए थे। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। जातिवाद से क्या दुष्प्रभाव हैं, ये भी आप जान रहे हैं। जातिवाद से क्या दुष्प्रभाव? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे इसमें आप देखे होंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में उदाहरण देखिए। इसमें जैसे आपका हो गया कृषि प्राथमिक का, द्वितीय का हो गया उद्योग हो गया, और तृतीय का आपका हो गया सेवा सेक्टर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, उदाहरण के साथ मांगा है, दीजिए। अब लोकतांत्रिक सरकार, नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या हैं, ये देखना है आपको। और अब डी सेक्शन में आगे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। असहयोग आंदोलन असफल क्यों है? असहयोग आंदोलन असफल क्यों? देखिए जर्मनी के एकीकरण आप पढ़ेंगे, जर्मनी के एकीकरण क्यों हुआ, लॉन्ग प्रश्न है। असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? आप देख रहे हैं कि चोरी चौरा की घटना हो गई उस समय, तो गांधी जी को जल्दीबाजी में असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो इस प्रकार से इसमें आपके 8 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। और सभी प्रश्न के मान आपके जो हैं सेक्शन डी में वो 5 हैं। थैंक यू बच्चे। थैंक यू कहने से कह रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। इतना ध्यान देकर अभी तुरंत JCERT ने जारी किया है और आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।